सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम आज आपके बीच लेकर आया हूँ ठोस अवस्था के पार्ट नंबर थर्ड बेटा, यानी कि सॉलिड स्टेट पार्ट नंबर थर्ड। तो सॉलिड स्टेट पार्ट नंबर थर्ड शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने पार्ट नंबर वन और पार्ट नंबर टू में जाना था कि जो भी ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन क्रिस्टलीय और नंबर दो अक्रिस्टलीय। दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। आप सामने स्लाइड में देख सकते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। आपको बताया था कि आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनके मध्य कौन कौन से आकर्षण बल कार्य करते हैं, और इसी स्लाइड से आप समझ सकते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप क्रिस्टलीय ठोस का जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसको एक ही स्लाइड के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो इससे बेटर आपके लिए कोई स्लाइड नहीं हो सकती। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा बच्चों, वो रहेगा लैटिस सेल। पहला पॉइंट है हमारा लैटिस सेल या क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक जिसे हम कह सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? आपके सामने बेटा एक फिगर है, आप इस फिगर को गौर से देख सकते हैं कि इस फिगर में आपको जो क्रिस्टल है उसे समझाने का प्रयास किया गया है, और इसी बिंदुओं को अगर हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं ये कहलाता है आपका क्रिस्टल जालक। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर हैं ये आपके कहलाते हैं जालक बिंदु। क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। मतलब इन्हीं बिंदुओं पर आपके अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो अगर आप इन्हीं बिंदुओं को 3D में यानी कि त्रिविमीय दिशाओं में या तीनों दिशाओं में मिलाते हैं तो जो आकृति प्राप्त होती है वो कहलाती है क्रिस्टल जालक। क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। आप देख सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जिन्हें कण, जो कण होते हैं उन्हें परमाणु, अणु या आयन कहते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक की जो डेफिनेशन आपके सामने है वो है क्रिस्टल में अवयवी कणों की तीनों डायरेक्शन में, जो तीनों विभागों में जो व्यवस्था होती है उसे ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। या इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि त्रिविमीय आकाश में क्रिस्टल जालक की जो एक नियमित व्यवस्था होती है, इसी नियमित व्यवस्था को ही त्रिविमीय जालक कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि क्रिस्टल जालक के क्या लक्षण होते हैं। तो क्रिस्टल जालक के जो लक्षण होते हैं वो आप इसी स्लाइड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैंने पॉइंट नंबर वन बताया था कि ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये जो बिंदु हैं ये कहलाते हैं आपके जालक बिंदु। और पॉइंट नंबर टू आपका ये हो सकता है कि इन्हीं जालक बिंदुओं पर या इन्हीं जालक बिंदुओं पर अणु, परमाणु या आयन, अवयवी कण इन्हीं तीनों बिंदुओं पर होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं में मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? जालक बनता है। आइए इसे नई स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि जो क्रिस्टल जालक है उसके क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। तो जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर वन बताया था कि जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है या जालक स्थल कहलाता है। पॉइंट नंबर दो, जालक का प्रत्येक बिंदु एक पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं में मिलाने पर जालक की ज्यामिति प्राप्त होती है। और सबसे खास पॉइंट बेटा आपका रहेगा कि क्रिस्टल जालक को क्या कहते हैं? ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि ब्रेवियस लैटिस क्यों कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि इसकी जो सर्च है वो एक अगस्ट ब्रेवियस नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जो फ्रांस के रहने वाले थे। नई स्लाइड में हम बात करते हैं लैटिस सेल की या यूनिट सेल की। आप इसी फिगर के माध्यम से समझें बच्चों। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो फिगर आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट फिगर आपकी कहलाती है क्रिस्टल। मतलब जिस रूम में हम बैठे हैं वो रूम आपका एक क्रिस्टल जालक की तरह है। और अगर हम उस रूम का छोटा पार्ट देखने की कोशिश करें तो छोटा पार्ट आपका बेटा रूम का निकल के आता है ईंट, और वही ईंट आपकी कहलाती है यूनिट सेल। मतलब जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती थी? सेल कहलाती है। इसी प्रकार से किसी भी क्रिस्टल की या क्रिस्टल लैटिस की या जालक की जो सबसे छोटी इकाई है, जो सबसे छोटा भाग है, वो क्या कहलाता है? आपका क्रिस्टल, या सॉरी बच्चों, वो कहलाता है आपका यूनिट सेल। क्या कहलाता है? यूनिट सेल। इसे आप जो रेड रेड पोर्शन दिखाया गया आपको, वो आपका यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि मात्रक कोशिका किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट होता है। किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट। और इसमें खास बात ये रहेगी कि किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पर आपका क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। यानी कि जालक का सबसे छोटा भाग बच्चों क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है। आप देख सकते हैं। और यही जालक, अगर हम बात करें इसके पैरामीटर्स की, तो किसी भी क्रिस्टल
जालक के या किसी भी यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आप सामने फिगर में देख सकते हैं बच्चों। वो पैरामीटर्स आपके होते हैं 6। कितने होते हैं बच्चों? 6। आइए इसे जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। और अगर आप इसमें देखना चाहें तो मैंने जूम करके दिखाया आपको कि किसी भी यूनिट सेल की 3 भुजाएं हो सकती हैं, जैसे रूम में होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए 3 भुजाओं के द्वारा किसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ए, बी और सी। आप और ध्यान से देखें तो बी और सी के बीच में एक एंगल बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा। सी और ए के बीच में बना हुआ है बीटा, और ए और बी के बीच में एक एंगल बना हुआ है आपका गामा। तो यानी कि किसी भी यूनिट सेल के बच्चों कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका कि किसी भी यूनिट सेल की 3 कोर होती हैं जिन्हें ए बी सी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये परस्पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी। पॉइंट नंबर 2, लैटिस सेल के मध्य 3 कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और इस तरह एक लैटिस सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं या लैटिस सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो आप बता सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं बच्चों? 6। कौन कौन से? 3 भुजाएं होती हैं, ए बी सी, और 3 उनके कोण होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। आइए बच्चों नई स्लाइड में बात करते हैं एक एक कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बच्चों 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य एकक कोशिका। क्या बोलते हैं? आद्य एकक कोशिका, या इसे मात्रक कोशिका भी बोलते हैं बच्चों। तो आद्य को एकक कोशिका आप फिगर में देख सकते हैं कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो आपके अणु, परमाणु या आयन यानी कि अवयवी कण जो होते हैं वो केवल कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको बेटा? यूनिट सेल के कॉर्नर पर हैं, सभी कॉर्नर पर। यानी कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें परमाणु केवल और केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर पाया जाता है उसे बोलते हैं आद्य एकक कोशिका। यानी कि वे जालक जिनमें एकक कोशिका के अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं आद्य कोशिका। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो आपका है बेटा केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो अगर आप इस फिगर में देखें कि कोनों के अतिरिक्त, कॉर्नर पर तो परमाणु बेटा सभी प्रकार की यूनिट सेल में होता है, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका वो होती है जिसमें कोनों के अतिरिक्त भी अन्य स्थान पर जो है आपका वो कोई अवयवी कण पाया जाता है। यानी कि वे एकक कोशिका जिनमें अवयवी कण अन्य स्थितियों पर भी उपलब्ध होता है वो क्या कहलाती है? केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो बच्चों बात करते हैं केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों केंद्रित एकक कोशिका जो होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड से ही स्पष्ट है कि बॉडी के सेंटर में, यानी कि कोनों के अतिरिक्त जो आप कॉर्नर देख रहे हैं बच्चों, इन कॉर्नर के अतिरिक्त भी एक परमाणु ऐसा होता है जो आपका बॉडी के सेंटर में पाया जाता है। तो उसी यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका। एक बार फिगर को गौर से देखिए, कॉर्नर पर परमाणु तो है लेकिन उसके साथ साथ ही यूनिट सेल के बिल्कुल मिडिल में ठीक एक परमाणु और है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस यूनिट को अगर आप इंग्लिश के माध्यम से समझें तो ज़्यादा बेटर रहती है बच्चों। तो बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं? वे यूनिट सेल जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी होता है, वो क्या कहलाती है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट। पॉइंट नंबर 2 फलक केंद्रित, यानी कि फेस। आप समझते हैं किसी भी रूम के कितने फेस हो सकते हैं बच्चों? 6 फेस हो सकते हैं। 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक फर्श होता है, यानी कि 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 फेस होते हैं या फलक होते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के अतिरिक्त जो परमाणु है बच्चों वो कहाँ पाया जाता है? फेस में भी पाया जाता है, 6 के 6 फेस में पाया जाता है, तो वो कहलाती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका। पॉइंट नंबर 3 एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये भी बेटा आप कह सकते हैं कि फलक केंद्रित एकक कोशिका का ही छोटा रूप है। फलक केंद्रित एकक कोशिका में सभी फेसिस में परमाणु पाया जाता है, जबकि अंतः केंद्रित में केवल 2 फेसिस में पाया जाता है। कॉर्नर पर तो परमाणु पाया ही जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त केवल 2 ही फेस होते हैं जिनमें परमाणु पाया जाता है। या तो लेफ्ट और राइट हो सकते हैं, या ऊपर और नीचे हो सकते हैं, या आगे और पीछे हो सकते हैं। ऐसी यूनिट सेल अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो देखें, वे यूनिट सेल जिनमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त 2 विपरीत फेस में परमाणु पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित यूनिट सेल। ये एग्जाम में कम पूछी जाती है। तो अगर हम नई स्लाइड देखते हैं बच्चों, आगे का टॉपिक हमारा क्या है? आद्य एकक कोशिका के प्रकार। तो बच्चों देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो हम बता दें प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा 7 प्रकार की होती हैं। जो नंबर 1 है आपका वो है क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि घनीय यूनिट सेल।
आप जानते हैं कि घन का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका है द्विसम लंबाक्ष। द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, लंबाक्ष का मतलब लंब, अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है तो वो कहा जाता है आपका द्विसम लंबाक्ष। पॉइंट नंबर 3 आप देखें विषम लंबाक्ष। विषम का मतलब भिन्न भिन्न, मतलब जिनकी भुजाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन कोण क्या होते हैं, तीनों 90 डिग्री होते हैं, वो कहलाती है आपकी विषम लंबाक्ष। नेक्स्ट आप देखें षटकोणीय। जैसे आप षष्ठभुज का नाम सुना होगा, उसमें भुजाएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, और उनके आंतरिक कोण कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक उसी प्रकार जो षटकोणीय प्रिमिटिव यूनिट सेल है उनके बीच का कोण कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। पॉइंट नंबर 5 त्रिसमनताक्ष। अगर आप त्रिसमनताक्ष की बात तो आइए बच्चों देखते हैं हम नई स्लाइड के बारे में। हम बात कर रहे थे बेटा त्रिसमनताक्ष की, मतलब त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब समान, जिनकी तीनों भुजाएं तो समान होती हैं लेकिन उनके जो कोण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, कोई भी कोण आपका 90 डिग्री नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एक नताक्ष, और इसी प्रकार से जो आपकी 7th यूनिट सेल है वो है बेटा त्रिनताक्ष। आइए इनको एक दूसरी स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं सभी को। तो आपकी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है बच्चों वो 7 प्रकार की होती हैं। आप इस इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं, ये स्लाइड आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। क्यूबिक में बेटा तीनों भुजाएं आपकी जो होती हैं वो बराबर होती हैं। आप देख सकते हैं क्यूबिक में तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। द्विसम लंबाक्ष मतलब दोनों भुजाएं समान हैं और तीनों कोण आपके 90 डिग्री के हैं। विषम लंबाक्ष मतलब तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो तीनों कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। षटकोणीय मैंने बताया था एक कोण आपका 120 डिग्री का होता है और बाकी दोनों कोण आपके 90 डिग्री। षटकोणीय बेटा एक भुजा समान नहीं होती है, या आप कह सकते हैं दो भुजाएं समान होती हैं। त्रिसमनताक्ष आप सामने देख रहे हैं, त्रि का मतलब तीन, सम का मतलब समान, अर्थात तीनों भुजाएं जो इनकी हैं वो समान होती हैं, और नताक्ष मतलब कोई इनके जो कोण हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एक नताक्ष, एक का मतलब एक, जो इनका कोण है वो 90 डिग्री नहीं होता है। आप देखें तीनों भुजाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न है और एक कोण इनका 90 डिग्री नहीं है। त्रिनताक्ष मतलब तीनों कोण ही 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए इन्हें नई स्लाइड जो है आपकी, आप इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो सातों प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है आपकी वो आपके सामने हैं। इन्हें इंग्लिश में लर्न करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 1 क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट नंबर 2 टेट्रागोनल यूनिट सेल, पॉइंट नंबर 3 ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, नेक्स्ट आपकी हेक्सागोनल, और इसके बाद रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, और अंत में आती है आपकी लास्ट में ट्राइक्लिनिक। इनके आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आप इन्हें भी लर्न कर सकते हैं। तो आइए नई स्लाइड के माध्यम से देखते हैं बेटा आप 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस। मैंने बताया था जो लैटिस हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रेविस लैटिस कहा जाता है, और ये आपके कुल मिलाकर 14 प्रकार के होते हैं। देखें कौन कौन से। 3 होते हैं बेटा आपके क्यूबिक यूनिट सेल में, मतलब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को छोड़कर बाकी तीनों क्यूबिक यूनिट सेल में आपके पाए जाते हैं। नंबर 1 आप देख सकते हैं आपके सामने है प्रिमिटिव, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड, नंबर 3 फेस सेंटर्ड, और 2 आपके जो होते हैं वो होते हैं द्विसम लंबाक्ष में। इस प्रकार 3 आपके हो गए बेटा क्यूबिक यूनिट सेल में और 2 आपके हो गए द्विसम लंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल में। तो कुल 5 प्रकार के ब्रेविस लैटिस आपके सामने हैं। पॉइंट नंबर 1 सरल यानी कि प्रिमिटिव, जिसे आप सिंपल बोल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आद्य मतलब प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। तो 3 होती हैं बेटा आपकी क्यूबिक में, 2 होती हैं विषम समलंबाक्ष में, 4 होती हैं आपकी विषम लंबाक्ष में, और विषम लंबाक्ष के आपको बताया गया है कि असमान भुजाएं होती हैं और इनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये 4 प्रकार की होती हैं, आप सामने देख रहे हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव, नंबर 2 एंड सेंटर्ड, नंबर 3 बॉडी सेंटर्ड, और नंबर 4 फेस सेंटर्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा लैटिस है जिसमें चारों प्रकार की यूनिट सेल आपकी पाई जाती है। केवल एक ही ऑर्थोरोम्बिक ऐसा लैटिस है जिसमें चारों प्रकार की यूनिट सेल पाई जाती है, मतलब प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 सेंटर्ड और नंबर 1 प्रिमिटिव और नंबर 2 सेंटर्ड। तो सेंटर्ड में 3 प्रकार थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 प्रकार की यूनिट सेल आपके पास हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव, और ये तीनों किसका पार्ट थे बच्चों, ये तीनों जो यूनिट सेल थी आपकी वो सेंटर्ड यूनिट सेल का पार्ट थी। आप देख सकते हैं इनके नाम में सेंटर्ड आ रहा है। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, और वो ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा है
जिसमें चारों प्रकार की जो आपके लैटिस हैं वो पाए जाते हैं। दो एक नक्ताक्ष में होते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जल्दी जल्दी से इस स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। षटकोणीय जालक का एक होता है, आपको इन सभी की फिगर ड्रॉ करनी है और इन्हें ध्यान रखना है। आपको नई वीडियो के माध्यम से समझा जाएगा कि आप इन्हें बाय ट्रिक किस तरीके से याद कर सकते हैं। इजी कोई ट्रिक आपको बताई जाएगी जिसके माध्यम से आप ये 14 के 14 ब्रेविस लैटिस आप याद कर सकें। तो एक है आपका त्रिसमनताक्ष, इसकी फिगर सामने है। दूसरा है त्रिनताक्ष, ये भी आप सामने देख सकते हैं। तो 14 के 14 जो ब्रेविस लैटिस हैं वो आपको एक नई वीडियो के माध्यम से इन्हें लर्न करने का कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।